मिर्ज़ा गालिब का एक शेर है, मरते हैं आरज़ू में मरने की, मौत आती है पर नहीं आती। गालिब का ये शेर सर्वोच्च न्यायालय यानी सुप्रीम कोर्ट ने इच्छा मृत्यु की एक याचिका पर अपना फैसला सुनाते हुए पढ़ा था। कभी नहीं सोचा था कि इच्छा मृत्यु के संदर्भ में भी मिर्ज़ा गालिब का ये शेर पढ़ा जाएगा। खैर, विश्व में बहुत से मुद्दे ऐसे होते हैं जो मूर्छित अवस्था में रहते हैं। वो जब जब होश में आते हैं तो बहुत बड़ी बहस को जन्म देते हैं। ऐसा ही एक संवेदनशील मुद्दा है इच्छा मृत्यु यानी यूथेनेशिया। न्यूजीलैंड में पिछले दिनों इस पर मतदान हुआ और ये मुद्दा एक बार फिर से चर्चा में आ गया। ज्ञान की डिजिटल दुनिया, ध्येय रेडियो आप सुन रहे हैं। मेरा नाम अंजुम शर्मा है और आज बात इसी विषय पर होगी। इच्छा मृत्यु के सवाल ने समय समय पर दुनिया भर की सरकारों और न्यायालयों के सामने समय समय पर चुनौती खड़ी की है। न्यूजीलैंड में कई सालों से इस पर बहस चल रही थी, जिस पर जनमत संग्रह हुआ और वहाँ के लोगों ने यूथेनेशिया यानी इच्छा मृत्यु को वैध बनाने के लिए भारी समर्थन दिया है। इच्छा मृत्यु पर वहाँ जनमत संग्रह देश के आम चुनावों के साथ ही करा लिया गया था। आप जानते हैं कि चुनावों में प्रधानमंत्री जसिंडा आर्डन को भारी जीत मिली थी। जब जनमत संग्रह के वोटों की गिनती शुरू की गई तो पता चला कि 65% से ज्यादा लोग यूथेनेशिया के पक्ष में हैं। इन नतीजों से साफ है कि न्यूजीलैंड जल्द ही उन मुट्ठी भर देशों में शामिल हो जाएगा जो डॉक्टर की मदद से इच्छा मृत्यु की अनुमति देते हैं। आपको बताऊं कि इच्छा मृत्यु दो तरह की होती है, सक्रिय और निष्क्रिय, जिसे अंग्रेजी में एक्टिव यूथेनेशिया और पैसिव यूथेनेशिया कहते हैं। एक्टिव और पैसिव का अर्थ आप जानते हैं। निष्क्रिय दया मृत्यु उस स्थिति को बोलते हैं जब लाइलाज परिस्थिति में इलाज बंद कर दिया जाता है और जीवन रक्षक प्रणालियों को हटा दिया जाता है। इसे दुनिया के कई देशों में कानूनी मान्यता है, लेकिन अगर मरीज मानसिक तौर पर अपनी मौत की मंजूरी देने में असमर्थ हो तब उसे इरादतन दवाइयों द्वारा मृत्यु देना पूरी दुनिया में गैर कानूनी है। वहीं सक्रिय इच्छा मृत्यु में यानी एक्टिव यूथेनेशिया में मरीज की पूर्ण मंजूरी के बाद डॉक्टर दवाई देकर जीवन पर पूर्ण विराम लगाते हैं। एक्टिव और पैसिव यूथेनेशिया में सबसे बड़ा अंतर यही है कि एक्टिव यूथेनेशिया में डॉक्टर की इन्वॉल्वमेंट डायरेक्ट होती है। आपकी अनुमति से डॉक्टर सीधा दवाई देकर आपको मृत्यु दे सकता है, लेकिन पैसिव में जिस वजह से आपका जीवन असिस्टेड है यानी जिस जीवन रक्षक प्रणालियों पर आप अब तक जीवन गुजार रहे थे, मसलन आप वेंटिलेटर पर हैं, तो उस वेंटिलेटर को धीरे धीरे बंद कर दिया जाएगा, यानी आपको निष्क्रिय इच्छा मृत्यु दे दी जाएगी, यानी आपकी दवाइयाँ धीरे धीरे वहाँ बंद की जाती हैं, जिनकी वजह से आपका जीवन असिस्टेड रहा है। नीदरलैंड दुनिया में सबसे पहले इच्छा मृत्यु को लीगल बनाने वाला देश बना था। हालांकि ऑस्ट्रेलिया के उत्तरी राज्य ने 1996 में इच्छा मृत्यु को वैध घोषित किया था, लेकिन 1997 में पुनः विमर्श के बाद इस फैसले को उसने वापस ले लिया था। इस मुद्दे पर दुनिया में सबसे ज्यादा बहस साल 2014 में तब हुई जब बेल्जियम ने आयु संबंधी सारे प्रतिबंध हटाकर अपने सभी नागरिकों को इच्छा मृत्यु का अधिकार दे दिया था। तो इस फैसले ने बहुत से सवाल खड़े कर दिए थे, जैसे कि जब माना जाता है कि बच्चे आर्थिक और भावनात्मक मामलों में अहम फैसले लेने में परिपक्व नहीं होते, तो फिर वो अपने जीवन के अंत का स्वैच्छिक और स्वतंत्र फैसला कैसे ले सकते हैं? क्या 5 साल का बच्चा उसी परिस्थिति पर ठीक वैसे ही विचार कर सकता है जैसे 16 साल का एक किशोर कर सकता है? क्या दोनों की समझ और परिपक्वता का स्तर एक ही होता है? अगर नहीं, तो फिर ऐसे गंभीर कानूनों में आयु सीमा का निर्धारण क्यों नहीं किया गया? ऐसे बहुत से सवाल उस समय उठे थे। वैसे बेल्जियम के साथ नीदरलैंड्स और लग्जमबर्ग ने भी सक्रिय इच्छा मृत्यु यानी एक्टिव यूथेनेशिया की अनुमति दी हुई है, जिसके लिए बेहद कड़े कानूनों का प्रावधान है। यहाँ बीमारियों की एक लंबी सूची तैयार की गई है और एक खास आयोग को इच्छा मृत्यु के फैसले तय करने का अधिकार दिया गया है। फ्रांस और कनाडा में लाइलाज बीमारी से ग्रस्त रोगी की जीवन रक्षक प्रणाली मरीज के अनुरोध पर डॉक्टर हटा सकते हैं, पर रोगी किसी की सहायता से आत्महत्या की मांग नहीं कर सकता। जबकि स्विट्जरलैंड में असिस्टेड सुइसाइड यानी डॉक्टर के सहयोग से आत्महत्या की मंजूरी मिली हुई है, लेकिन चिकित्सक यदि स्वार्थ के तौर पर ऐसा करता पाया गया तो उसे अपराध की श्रेणी में रखने का भी वहां पर प्रावधान है। नीदरलैंड और बेल्जियम में भी चिकित्सक के सहयोग से आत्महत्या को वैधानिक माना जाता है।
आत्महत्या शब्द का इस्तेमाल यहाँ पर इसलिए हो रहा है क्योंकि अलग अलग देशों की कानूनों की किताब में अलग अलग शब्दावलियाँ हैं। कोई इसे पैसिव यूथेनेशिया कहता है तो कोई इसे असिस्टेड सुइसाइड। दरअसल इच्छा मृत्यु बहुत जटिलताओं से भरा हुआ विषय है और भारत भी इससे अछूता नहीं है। भारत में सक्रिय इच्छा मृत्यु को भारतीय दंड संहिता की धारा 302 और धारा 304 के तहत और सहयोगात्मक आत्महत्या को 306 के तहत अपराध माना गया है। भारत में समय समय पर इस पर कई तरह की राय सामने आई हैं, लेकिन अरुणा शानबाग मामले से इस मुद्दे पर बहस में तीव्रता आई थी। 27 नवंबर 1973 को वार्ड बॉय मोहनलाल ने नर्स अरुणा को गले में जंजीर बांधकर दुष्कर्म का शिकार बनाया था। जंजीर के कारण अरुणा के दिमाग की तरफ रक्त और प्राणवायु का संचार बंद हो गया था। तत्कालीन कानूनी व्यवस्था और सजा के लचर प्रावधानों के चलते आरोपी 7 साल में रिहा हो गया, लेकिन अरुणा तब से लेकर साल 2015 तक यानी अपनी मृत्यु तक मृतावस्था में मुंबई के अस्पताल में भर्ती रही। साल 2011 में तत्कालीन न्यायाधीश मार्कंडेय काटजू की अध्यक्षता वाली सर्वोच्च न्यायालय की खंडपीठ ने अरुणा के लिए दायर इच्छा मृत्यु के याचिका को खारिज करते हुए भारत में सक्रिय इच्छा मृत्यु को गैर कानूनी करार दिया था। आपको यहाँ बता दूं कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21 के अंतर्गत मानवीय गरिमा के साथ जीवन जीने के अधिकार और वो सब पहलू जो जीवन को अर्थपूर्ण और जीने योग्य बनाते हैं वो शामिल है। और कई लोगों ने गरिमामय जीवन न होने का हवाला देकर तर्क दिया कि अगर जीने का अधिकार है तो मरने का भी होना चाहिए। लेकिन साल 1996 में उच्चतम न्यायालय ने ज्ञान कौर बनाम पंजाब राज्य के मामले में साफ किया कि अनुच्छेद 21 के अंतर्गत जीवन के अधिकार में मृत्यु वरण का अधिकार शामिल नहीं है। ऐसा करने पर आईपीसी की धारा 306 और 309 के तहत आत्महत्या का अपराध माना जाएगा। लेकिन साल 2018 में उच्चतम न्यायालय ने पैसिव यूथेनेशिया यानी निष्क्रिय इच्छा मृत्यु को मान्यता देते हुए ये कहा कि असाध्य रोग से ग्रस्त मरीज एक इच्छा पत्र लिख सकता है। न्यायालय ने कहा कि जीने की इच्छा नहीं रखने वाले व्यक्ति को निष्क्रिय अवस्था में शारीरिक पीड़ा सहने नहीं देना चाहिए। संविधान पीठ ने संसद से इस बारे में कानून बनाने की बात भी कही और कहा कि इसके लिए कड़े नियम बनाए जाएं ताकि इसका कोई फायदा न उठा सके, क्योंकि भारत जैसे देश में जहां बेरोजगारी, गरीबी, कुपोषण आदि सामाजिक और व्यवस्थागत चुनौतियां ज्यादा हैं, वहां इच्छा मृत्यु जैसे अधिकारों का दुरुपयोग होने की आशंकाएं प्रबल हैं। दरअसल ये मुद्दा बेहद विरल परिस्थितियों की उपज है, जहां दोनों ओर मजबूरी भी है और मानवता भी। प्रत्येक देश अपने सांस्कृतिक, सामाजिक, दार्शनिक और नैतिक आधारों के आलोक में इस पर विचार करता है। यही कारण है कि इस विषय पर कभी एक राय बनती नहीं दिखी। तो ये था आज का ध्येय पॉडकास्ट। आपको हमारा ये पॉडकास्ट कैसा लगा? आप हमें कमेंट बॉक्स में बताएं और बताएं कि इच्छा मृत्यु के बारे में आपके क्या विचार हैं। ये पॉडकास्ट आप ध्येय IAS की वेबसाइट पर भी सुन सकते हैं। अगले पॉडकास्ट के साथ जल्द हाजिर होंगे। तब तक के लिए नमस्कार।